जो मास है कार्बन 12 का डिवाइडेड बाय 12 न्यूक्लियॉन्स जो होंगे वो, राइट। सो ये जो अमाउंट यहाँ से निकल के आएगा जो उसको हम क्या कहते हैं, आपका 1 AMU। ये आपकी यूनिट किसकी हो जाती है, 1 चंद्रशेखर यूनिट, जिसको कहते हैं 2.8 × 10⁻30 kg। तो इस यूनिट को हम यूज कब करेंगे, जब हम स्टेलर ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। जितनी भी वॉचेस आप देखोगे उन सब में क्या होता है, ये आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है, राइट। और इस क्वार्ट्ज से ही आपका जो सेकंड है उसका एक्यूरेट मेजरमेंट, और जो आपकी घड़ी है दैट वर्क्स प्रॉपरली, राइट। और उसमें जो टाइम रहेगा वो एक्यूरेट आपका होगा कि रहने वाला उसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मान। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आपका 1 पार्सेक और 1 लाइट ईयर जो है वो कितना होता है, राइट। और दोनों जो हैं वो लेंथ मेजरमेंट की यूनिट्स है, राइट। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो मास और टाइम मेजरमेंट है उसकी क्या क्या यूनिट्स हम यूज करते हैं, मेजरमेंट्स, राइट। तो इसमें स्टार्ट करते हैं आपका मास एंड टाइम मेजरमेंट। मास एंड टाइम मेजरमेंट। अब ये जो टॉपिक है ज़्यादा बड़ा नहीं है, राइट। इसमें 1-2 यूनिट्स होंगी, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो अब मास जो है वो अगर आप नॉर्मली देखोगे तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर साइज का जो मास है काफ़ी स्मॉल अमाउंट उसका रहता है। उससे लेके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, वहाँ तक हम बात करते हैं, राइट। और गैलेक्सीज का मास है वो और भी ज़्यादा। तो आप कह सकते हो कि मास का जो डायमेंशन है that has a huge range, right? So normally अगर मैं लिखना चाहूँ मास का जो रेंज है that is approx 10⁻30 to 10⁻55 हम मोस्टली इतना डायमेंशन हम यूज करते हैं, राइट। और ये जो टर्म है ये आप केजीज में रहने वाले हैं, बिकॉज केजी में हम मोस्टली MKS ऐसा सिस्टम में हम केजी हम यूज करते हैं, राइट। इसके अलावा एक यूनिट और स्मॉल जो आपकी मास यूनिट है जिसको हम कहते हैं 1 टन, वो आपका कितना होता है, 1000 kg होता है। तो ये एक नॉर्मल था, तो आई थॉट आई शुड लेट यू नो, राइट। अब इसके अलावा अगर आप जो मॉलिक्यूलर और एटॉमिक डायमेंशंस हैं उसमें अगर आप मास मेजरमेंट करते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं 1 एटॉमिक यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम लिखेंगे 1 AMU। अब थोड़ा देख लेते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट आपका होता क्या है। तो अगर आप बात करें तो यूनिवर्स में अगर आप देखोगे तो कार्बन जो है उसका जो अमाउंट है वो मोस्टली सबसे ज़्यादा रहता है, राइट। तो इसीलिए हम क्या है कि कार्बन 12 जो है उसके मास को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हम कहते हैं कि आप जो कार्बन है उसमें देखोगे तो उसमें 1 AMU हम डिफाइन करेंगे। 1 AMU is going to be equal to mass of carbon 12 divided by 12। अब ये जो 12 है ये इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स इट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो 12 रहता है कार्बन 12 में। तो एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली एक न्यूक्लियॉन का मास आप कह सकते हो, बट ये एक्चुअल में होता नहीं है। टोटल जो मास है कार्बन 12 का डिवाइडेड बाय 12 न्यूक्लियॉन्स जो होंगे वो, राइट। सो ये जो अमाउंट यहाँ से निकल के आएगा जो उसको हम क्या कहते हैं, आपका 1 AMU कहते हैं, राइट। और इसकी जो यूनिट है 1 AMU जो यूनिट है इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1.66 × 10⁻27 kg। तो इसको आप याद रख सकते हो, या फिर आपके एग्जाम में जो है, या फिर आप जब कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो यहाँ ये वैल्यू आपको वहाँ पे दी होगी कि 1 AMU कितना है। बट अगर आप इसको याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, राइट। तो ये थी मास की यूनिट जब आप एटॉमिक मॉलिक्यूलर डायमेंशंस में जाते हो। अब अगर आप
प्लेनेट या फिर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो हैं, स्टेलर ऑब्जेक्ट जो हैं, उनका अगर आप मास का यूनिट देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, राइट। सो उसके लिए अब एक मैं यहाँ पे आपका लिख देता हूँ कि आपका जो मास है किसका, सन का जो मास है वो आपका कितना होता है, वो आपको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 × 10⁻30 kg यहाँ पे होता है, राइट। अब उसी को देखते हुए जो है एक यूनिट डिफाइन की जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, 1 चंद्रशेखर यूनिट कहते हैं, राइट। सो 1 चंद्रशेखर यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देखोगे तो इसको बोलते हैं 1.4 टाइम्स सन मास, राइट। तो ये हो कितना जाएगा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 चंद्रशेखर यूनिट दैट विल बी 2.8 × 10⁻30 kgs। ये आपकी यूनिट किसकी हो जाती है, 1 चंद्रशेखर यूनिट जिसको कहते हैं 2.8 × 10⁻30 kg। तो इस यूनिट को हम यूज कब करेंगे, जब हम स्टेलर ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जब हम फॉर एग्जांपल मास ऑफ सन जो है उसकी बात करेंगे, या फिर मास ऑफ स्टार, मास ऑफ गैलेक्सी, तो उसको हम चंद्रशेखर यूनिट्स की टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपका बड़ी यूनिट आ गई एक तरीके से किसकी, मास मेजरमेंट की। तो ये जो मास है, सन का मास हो गया, अर्थ का मास हो गया, तो ये जो मास है इसको भी आप क्या है वेइंग वगैरह करके इसको मेजर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मेजरमेंट में भी आप इनडायरेक्ट मेथड यूज करोगे। जब आप ग्रेविटेशनल चैप्टर पर आप जाओगे तो आप देखोगे कि आप जो है इनडायरेक्ट मेथड कैसे यूज करते हो मास मेजरमेंट के लिए, राइट। तो वो बहुत सारे तरीके, वहाँ पे बहुत सारे मेथड होते हैं मास मेजरमेंट करने के, किसी भी स्टार, किसी भी प्लेनेट के, राइट। तो वो आप मोस्टली या तो एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हो या फिर आप जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे वहाँ पढ़ सकते हो, बट मोस्टली ये जो पार्ट है ये रहने वाला है आपका एस्ट्रोफिजिक्स का। तो बहुत सारे कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से क्या स्टार का मास एस्टिमेट किया जा सकता है, राइट। तो वहाँ से आने वाला जो स्पेक्ट्रम है स्टार का, वो भी बहुत बार इंफॉर्मेशन दे देता है उसके टेम्परेचर के बारे में, उसके मास के बारे में, राइट। तो वो भी चीज़ें काफ़ी आप कहोगे कि दैट्स ऑल्सो ए इनडायरेक्ट मेथड, राइट। तो ये तो था आपका डिस्कशन किसके बारे में, मास मेजरमेंट के बारे में। और भी आप देखोगे कि मास मेजरमेंट के इनडायरेक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। जब आप चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ से भी एक मेथड निकल के आता है जो कि मास मेजरमेंट का इनडायरेक्ट मेथड हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ आप कब देखोगे, जब आप 12th क्लास में जाओगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स देखोगे और उसमें चार्ज जो होगा उसके मोशन को अगर आप स्टडी करोगे तो वहाँ पे ये आप चीज़ वहाँ पर देखने वाले हो कि मास एस्टिमेट कैसे किया जा सकता है इनडायरेक्टली यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट कंडीशन रहेगी कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है, जो आपका पार्टिकल है, दैट शुड बी चार्ज्ड, राइट। सो इसके अलावा भी आप बहुत सारे देख सकते हो मेथड। जब भी हम 11th फिजिक्स में आगे मूव करेंगे तो अगर किसी रिस्पेक्टिव चैप्टर में अगर इनडायरेक्टली आप देखोगे कि मास मेजरमेंट हो सकता है, सो वो आप देख सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया मास मेजरमेंट। अब थोड़ा टाइम मेजरमेंट को भी थोड़ा देख लेते हैं। अब जैसे कि इसमें कुछ यूनिट्स हमने बताई, टाइम की भी कुछ यहाँ पे टाइम की मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। अब टाइम में मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लॉक का हम यूज करते हैं, राइट। सो इसमें क्लॉक आपका या तो ऑर्डिनरी क्लॉक हो सकता है या फिर आपका एटॉमिक क्लॉक हो सकता है। अब क्लॉक क्या चीज होती है, तो इसमें एटॉमिक क्लॉक जो है, एटॉमिक क्लॉक, सो एटॉमिक क्लॉक का जो और नॉर्मली जो टाइम है उसका रेंज अगर आप देखोगे 10⁻24 टाइम से लेके, सेकंड से लेके, और आप 10⁻17 ये अप्रोक्स में हमने एज्यूम किया हुआ है। इतना मोस्ट प्रोबेबली इतने टाइम तक आप मेजरमेंट, इतनी रेंज तक आप मोस्टली मेजरमेंट करते हो, राइट। अब एटॉमिक क्लॉक जो है
उसमें क्या कंसेप्ट आपका यूज होता है कि इसमें क्या है कि आपका 10⁻15 सेकंड्स का एरर होता है। इट मींस आपकी सेकंड मेजरमेंट में जो एरर है दैट इज 10⁻15 सेकंड्स। तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल एरर आपका होगी एक सेकंड को मेजर करने के लिए, राइट। सो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो कि एक पेंडुलम की हेल्प से आप देखोगे कि आप उसका टाइम पीरियड को 1 सेकंड फिक्स करके भी आप एक क्लॉक को डिजाइन कर सकते हो जो ओनली 1 सेकंड पे एक ऑसिलेशन पूरा करेगी। बट आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस और सब चीज़ों की वजह से जो है पेंडुलम आपका एक टाइम पे उसका जो आपका जो ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे रुक जाएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा इशू हो सकता है, राइट। तो उसको सोल्व करने के लिए फोर्स्ड पेंडुलम जो है उसका मोशन को बैटरी लगा के हम क्या है उस पेंडुलम को कंटिन्यूसली ऑसिलेट करवा के उसका टाइम पीरियड से हम चेक कर सकते हैं 1 सेकंड को। बट उसमें एरर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट ये जो आपकी एटॉमिक क्लॉक है इसमें एरर आने का चांसेस 10⁻15 सेकंड है। अब ये इतना कम एरर क्यों है? बिकॉज ये जो क्लॉक है एटॉमिक क्लॉक, ये आपका यूज करती है किसका जो पीरियोडिक वाइब्रेशन आपके किसके हैं, सीजियम के। सीजियम 133 जो एक एटम है उसके अंदर क्या है, उसके वाइब्रेशन उसका यूज करते हैं, राइट, एटॉमिक क्लॉक। और इसके अंदर 1 सेकंड में जो है ये जो सीजियम 133 जो एटम है वो कितना वाइब्रेट करेगा, तो इसके अंदर कुछ वैल्यू दी गई है 9192631770। इतने वाइब्रेशंस इसमें हो सकते हैं एक सेकंड में। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी ये रेंज है वाइब्रेशन की। तो इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होंगे एक सेकंड में। सो दैट्स वाई अगर हम 1 2 3 वाइब्रेशन को भी चेक करेंगे तो भी जो है आप काफ़ी लो सेकंड मेजरमेंट जो है आप कर सकते हो 10⁻15 सेकंड तक, 10⁻14 सेकंड तक मेजरमेंट कर पाओगे यूजिंग दीज वाइब्रेशंस, राइट। अब ये तो बात आ गई ये एटॉमिक क्लॉक की। अब जो नॉर्मल क्लॉक हम यूज करते हैं या फिर ऑर्डिनरी क्लॉक जो हम कहेंगे, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जो हाथ में हम घड़ी रखते हैं, तो उसका जो क्लॉक है उसका जो कंसेप्ट है वो भी कुछ इसी तरीके का होगा जैसा एटॉमिक क्लॉक में था। इसमें वाइब्रेशन किसके थे, सीजियम 133 थे। बट इसमें क्या है, इसमें वाइब्रेशन आपके यूज होते हैं क्वार्ट्ज के। क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल है और ये जो क्रिस्टल है ये भी क्या है, केमिकल सेल। जब हम इसमें जो वॉच है उसके अंदर एक सेल डालते हैं, राइट, वो जो सेल है उसकी वोल्टेज से क्वार्ट्ज में क्या है वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। और वो वाइब्रेशंस क्या है आपकी जो सेकंड जो है उसकी एक्यूरेट वैल्यू को डिसाइड करने में, एक्यूरेट मेजरमेंट करने में टाइम का हेल्प करते हैं। सो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है आपकी, जितनी भी वॉचेज आप देखोगे उन सब में क्या होता है, ये आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है, राइट। और इस क्वार्ट्ज से ही आपका जो सेकंड है उसका एक्यूरेट मेजरमेंट और जो आपकी घड़ी है दैट वर्क्स प्रॉपरली, राइट। और उसमें जो टाइम रहेगा वो एक्यूरेट आप कहोगे कि रहने वाला उसमें है। तो ये तो था ऑर्डिनरी क्लॉक के बारे में। अब कुछ टाइम की यूनिट है 1 ईयर, आपको पता है क्या, 365 एंड 1/4 डे, इतने उसमें 1 ईयर में दिन होते हैं। और इसके अलावा एक यूनिट होती है 1 मून। 1 मून जो है दैट इज इक्वल टू 27.3 डेज। बिकॉज एक मून जो है वो 27.3 डेज जो है उसके अंदर उसका जो साइकिल है ऑर्बिट का वो रहता है, राइट। तो ये आपका 1 मून आ गया। उसी तरीके से 1 सेक भी एक यूनिट होती है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻8 सेकेंड, राइट। सो इस तरीके से हमने कुछ यूनिट्स को डिस्कस किया आपकी मास मेजरमेंट एंड टाइम मेजरमेंट में। होप आपको ये हेल्पफुल रहा होगा कि आपकी एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या होती है
उसी तरीके से एक चंद्रशेखर यूनिट है वो क्या होती है, और आपका एटॉमिक क्लॉक जो है वो कैसे काम करता है, और ऑर्डिनरी क्लॉक कैसे काम करता है अगर आप टाइम मेजरमेंट यहाँ पे कर रहे हो। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the next topic. Thank you.